स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों ने फूड वेब फूड चेन देखा। अब देखते हैं आगे कि हम लोगों ने जब फूड वेब और फूड चेन देखा तब आपने देखा होगा कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक एनर्जी जो है वो मूव ऑन होती है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी इज अ यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में जो जाती है, सिंगल डायरेक्शन में, उसको यूनिडायरेक्शनल बोला जाता है। The energy that is captured by autotrophs does not revert back to the solar input, and the energy which passes to the herbivores does not come back to the autotrophs। मतलब कि एक बार ऑटोट्रॉप्स ने जो सन से एनर्जी यूज कर ली वो फिर से सन के पास वापस नहीं जा सकती। वैसे ही हर्बीवर्स ने ऑटोट्रॉप्स से जो एनर्जी ले ली वो फिर से ऑटोट्रॉप्स के पास वापस नहीं जा सकती। मतलब वो एक ही डायरेक्शन में आगे जाएगी, एक बार जाएगी फिर वापस वो नहीं आ सकती है। सो एट इट मूव्स प्रोग्रेसिवली थ्रू the various trophic level, it is no longer available to previous level secondary। मतलब कि एक बार एक लेवल से दूसरे लेवल पे पास हो जाएगी, फिर वो दूसरे लेवल के लिए भी और वही लेवल के लिए भी वो एनर्जी फिर रहने वाली नहीं है। The energy available at each trophic level gets diminished progressively due to the loss of energy at each level। हर एक लेवल पे जब एनर्जी जो है वो जितनी अवेलेबल है वो कम होती जाएगी। कैसे? तो हर एक लेवल पे एनर्जी का लॉस होता है। अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन इज हाउ अननोइंगली सम हार्मफुल केमिकल्स एंटर्स अवर बॉडी थ्रू द फूड चेन। दूसरा एक फूड चेन का एस्पेक्ट है कि हमको पता नहीं होता है, अननोइंगली पता नहीं होता है, और हार्मफुल केमिकल्स जो है वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड। One of the reason is the use of several pesticides and other chemicals to protect our crops from the disease and pest। मतलब हमको पता है कि हमारा फर्स्ट लेवल जो है वो प्रोड्यूसर है, तो मतलब प्लांट्स है, तो क्रॉप्स जो है उसको डिजीज से बचाने के लिए, पेस्ट से बचाने के लिए हम लोग बहुत सारे केमिकल्स जो है एज अ पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर में यूज करते हैं। तो वहां से भी ये केमिकल्स फूड चेन में एंटर करते हैं। These chemicals are either washed down into the soil or into water bodies from the soil. They are absorbed by plant along with water and minerals, and from the water bodies these are taken up by the aquatic plants and animals। मतलब कि ये chemicals जो है वो धुल जाते हैं और पानी में चले जाते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं। फिर ये वाला पानी जो है मिट्टी वाला पानी जो है वो प्लांट्स लेंगे और एक्वेटिक एनिमल जो है वो भी ले सकते हैं, एक्वेटिक प्लांट भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रूट्स जो है वो पानी और मिनरल्स लेते हैं, साथ साथ में ये केमिकल्स भी पानी और मिनरल के साथ चले जाते हैं। और दिस इज द वन ऑफ द वे इन विच आइदर दे एंटर द फूड चेन। फिर जब ये प्लांट जो है वो जब दूसरा एनिमल कंजर्व करेंगे तो वो फूड चेन में केमिकल्स जो है वो एंटर हो जाते हैं। As these chemicals are not degradable, these get accumulated progressively at each trophic level। मतलब कि ये जो है वो डिग्रेड नहीं होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो क्या होंगे? तो ये एक्यूमुलेट होंगे, मतलब जमा होंगे। कहाँ पे? तो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, हर एक एनिमल में वो जमा होते रहेंगे। As human beings occupy the top level in a food chain, the maximum concentration of these chemicals get accumulated in our body। अब human being जो है वो सबसे टॉप लेवल, ट्रॉपिक लेवल में आते हैं, इसी वजह से सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ये केमिकल का ह्यूमन बींग्स में ही देखने को मिलता है। दिस फेनोमेना इज नोन एज अ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और ये केमिकल का एक लेवल से दूसरे लेवल में जाना, वहां पे एक्यूमुलेशन होना और ह्यूमन बींग्स तक पहुंच के वहां पे सबसे ज्यादा अमाउंट में जमा होना, ये फिनोमेना को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोला जाता है। ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज गेटिंग डिप्लेटेड। अब जब एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, और नेचुरल जो पैरामीटर्स है वो क्या है, तो उसमें से एक आता है ओजोन लेयर। तो पहले ओजोन लेयर के बारे में जानेंगे और वो कैसे डिप्लीट हो रहा है, मतलब कैसे खराब हो रहा है, उसके बारे में जानेंगे। तो ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीजन के एटम जब मिलते हैं तब जाके ओजोन लेयर जो है वो बनता है। वाइल O2 विच वी नॉर्मली रिफर टू एज ऑक्सीजन, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ
अरे 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं। मतलब कि ओजोन में कितने ऑक्सीजन है 3, और ऑक्सीजन जो नॉर्मली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसमें ऑक्सीजन के कितने एटम है 2। सो इज एसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ। मतलब जो O2 है वो हर एक एरोबिक एनिमल मतलब जो रेस्पिरेशन एयर थ्रू करते हैं वो एरोबिक फॉर्म्स ऑफ एनिमल के लिए ये O2 जो है वो सर्वाइवल पैरामीटर है। तो ओजोन इज डेडली पॉइजनस। ओजोन वैसे तो पॉइजनस है, लेकिन एट द हायर लेवल ऑफ एटमोस्फियर द ओजोन परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन। लेकिन हायर लेवल पे, एटमोस्फियर के हायर लेवल पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। तो वो क्या है? तो इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। मतलब शील्ड मतलब क्या? एक प्रोटेक्टिंग लेयर। तो ये जो ओजोन है ये अर्थ के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर बनाता है, और वो यूवी रेडिएशन से, सन से आने वाले यूवी रेडिएशन से अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। और एज सच ओजोन जो है वो पॉइजनस होता है। दिस रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये रेडिएशन क्या करता है? तो ये बहुत डैमेजिंग होता है, ये ऑर्गन को डैमेज करता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज नोन टू कॉज द स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स। तो ये ऐसा प्रूव किया गया है कि यूवी रेज से स्किन का कैंसर भी हो सकता है। तो समझो कि ये यूवी रेडिएशन कितने हार्मफुल है। और ये वाले यूवी रेडिएशन को सन से अर्थ पे आने तक कौन प्रोटेक्ट करता है? तो ओजोन प्रोटेक्ट करता है। ओजोन इज at higher level of atmosphere is a product of UV radiation acting on an oxygen molecule. The higher energy UV radiation splits apart some molecules oxygen into a free oxygen atom. मतलब क्या होता है कि ये जो UV जो रेज है वो ऑक्सीजन पे भी इफेक्ट करता है, और ऑक्सीजन को 2 फ्री ऑक्सीजन एटम में जुदा करता है। दिस एटम्स देन कंबाइंड विथ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड फॉर्म ओजोन एज शोन। तो देखो ये वाला जो है ना, आपको अभी लिखा है वो नीचे मैंने रिएक्शन से समझाया है कि यूवी रेज से O2 जो है वो 2 ऑक्सीजन एटम में पहले तो डिवाइड हो जाएगा, फिर ये जो फ्री ऑक्सीजन है वो O2 मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ ज्वाइंट होके ओजोन जो है वो बनाता है। तो ओजोन ऐसे बनता है। The amount of ozone in the atmosphere began to drop sharply in 1980. 1980 में देखा गया कि ओजोन का लेवल जो है वो बहुत कम हो रहा है। So this decrease has been linked to the synthetic chemicals like chlorofluorocarbons which are used as a refrigerant and in a fire extinguisher. तो स्टडीज की गई और ढूंढा गया कि ये ओजोन लेयर जो है, ओजोन का अमाउंट है वो किसकी वजह से कम हो रहा है। तो देखने को मिला कि सिंथेटिक केमिकल जो है जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CFC भी बोला जाता है, वो एज अ रेफ्रिजरेंट एजेंट, एज अ रेफ्रिजरेंट वो रेफ्रिजरेटर में यूज हो रहा था और फायर एक्सटिंग्विशर में यूज हो रहा था, जिसकी वजह से ओजोन का अमाउंट जो है वो कम होने लगा था। So in 1987, the United Nations Environment Program (UNEP), United Nations Environment Program, succeed in forging the agreement to freeze the CFC production at the 1986 लेवल। मतलब 1980 में पता चला कि भाई ओजोन का लेयर जो है वो डिप्लीट हो रहा है, उसका अमाउंट जो है वो कम हो रहा है। और 1986 में ये जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है वो लोग सक्सीड हो गए और उन्होंने एक एग्रीमेंट किया CFC लेवल के ऊपर, ठीक है, कि प्रोडक्शन जो है CFC लेवल का प्रोडक्शन जो है वो कंपनीज को कम करना पड़ेगा। ऐसा एग्रीमेंट उन्होंने 86 तक वो एग्रीमेंट करने में वो लोग सक्सीड हुए। तो उसके मुताबिक इट इज नॉट नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक CFC फ्री रेफ्रिजरेटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। और उसकी वजह से अब तो ऐसा है कि हर एक कंपनी को एक अल्टीमेटम दिया जाता है कि उनको ऐसे ही रेफ्रिजरेटर बनाने हैं जो CFC जो है वो उसका प्रोडक्शन ना करता हो। ऐसे ही रेफ्रिजरेटर जो है वो हर एक रेफ्रिजरेटर कंपनी को बनाने पड़ेंगे। तो ये एफर्ट किसने स्टार्ट किया था? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है UNEP।